नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमेर। जी शुक्रिया सर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस का आगाज़ हो चुका है और अपोजिशन ने हुकूमत को ज़बरदस्त घेरा है और ऐसा लगता है कि अपोजिशन के दलाइल से हुकूमत लाजवाब हो गई है और हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह ने हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी की, जबकि कांग्रेस की तरफ से जो सवालात उठाए हैं वो है गौरव गोगोई। और गौरव गोगोई कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आसाम से इनका ताल्लुक है और इन्होंने जिस अंदाज में सवालात किए उसने राजनाथ सिंह ही नहीं बल्कि बीजेपी को लाजवाब करके रख दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत इस हमले में जो लोग मारे गए हैं उनका नाम क्यों नहीं लेती, उनके बारे में बात क्यों नहीं करती, ये बात उन्होंने कही है। और ये भी कहा है कि पहलगाम हमला और खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर हुकूमत सच्चाई को सामने लाने से गुरेज क्यों कर रही है। इसके अलावा गौरव गोगोई ने यह पूछकर नरेंद्र मोदी हुकूमत को शर्मिंदा कर दिया कि दहशतगर्द आखिर आए कहां से और आए कैसे। इसके अलावा उन्होंने कहा हम मुल्क के मफाद में बात करते रहेंगे और हुकूमत से सवाल करते रहेंगे कि आखिर दहशतगर्द आए कैसे आए और उन्हें किसने इजाजत दी यहां आने की। क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की इस तरह यानी इंतजाम करती है कि दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं बल्कि हुकूमत की नाकामी है और हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है, उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने राजनाथ सिंह को याद दिलाया कि वादी के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से वहाँ के सयाहों की मदद की वो गैर मामूली रही है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हुकूमत उन कश्मीरी लोगों की बात नहीं करती, उन कश्मीरी लोगों के बारे में कोई बयान नहीं देती। इस तरह की बात उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि वादी के लोगों ने बहुत मदद की, इस बारे में हुकूमत ने कोई बात नहीं की। ये सवाल भी अच्छा है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को शर्मसार करने के लिए ये एक सवाल ही काफ़ी था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आखिर हमलावरों को हुकूमत पकड़ क्यों नहीं पाई, यानी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं पाई। हालांकि हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, बुलंदबांग दावे करती है और हुकूमत आज तक उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों रही है, यह सवाल कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को पनाह किसने दी और किसने उनकी मदद की और 100 दिन बाद भी हुकूमत कोई इस सिलसिले में कुछ कर नहीं पाई। इस तरह के सवाल भी उन्होंने किए हैं और उन्होंने पुरजोर अंदाज में और बबांगे दहल कहा कि ये मोदी हुकूमत बुज़दिल है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह उन्होंने लथाड़ा है और इसका कोई जवाब हुकूमत के पास नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत बुज़दिल है और इसमें तकब्बुर आ गया है, गुरूर आ गया है, किसी को कुछ नहीं समझती। इस तरह की बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि मोदी जी जब आप सऊदी अरब से वापस आए तो आपको पहलगाम पहले जाना चाहिए था, लेकिन आप बिहार चले गए, ये बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल शायद हम आपसे पूछते हैं कि आखिर हुकूमत को जिस तरह आड़े हाथों लिया गया है कांग्रेस की जानिब से, क्या हुकूमत इसका अच्छा तरह जवाब दे पाएगी? देखिए सर, अगर हम पहलगाम आते हैं कि हमले पे सदन में चर्चा की बात करें तो काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि जिस तरह से राजनाथ सिंह सामने आए, उन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रखी, उन्होंने पूरा तर्क बताया कैसे हमने 9 ठिकानों पे हमला किया और तमाम चीज़ें बताई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक वक्त की शायद इस बार जो पक्ष है वो पूरी तरह से अपनी मजबूती से बात रख रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब विपक्ष की बारी आई और टीएमसी सांसद बनर्जी की अगर हम बात करें या फिर हम कांग्रेस सांसद गोगोई की बात करें, इन दोनों ने जो अपनी स्पीच दी या जिस तरह से गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की, उसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। और यही नहीं बल्कि दोनों तरफ से सवाल भी खड़े किए गए। अगर सर हम टीएमसी के जो सांसद हैं बनर्जी, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने साफ ये कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, लेकिन जब वो ट्रंप के सामने जाते हैं तो उनका सीना 36 इंच का हो जाता है। क्योंकि हमने देखा, अगर हम संसद की बात करें तो आज फिर इस बात का जिक्र किया गया है कि खुद गोगोई ने इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह से यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि हमने सीज फायर कराई, लेकिन ट्रंप जिस तरह से 25 बार से ज़्यादा ये कह चुके हैं कि
हमारी कहने से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सीज फायर हुआ। और वही अगर हम टीएमसी सांसद बनर्जी की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक ट्वीट करके ट्रंप को गलत ठहरा सके। तो आज हम देखिए किस तरह से शुरू से कहा जा रहा है, जो विपक्ष है वो लगातार ये दावा कर रही है कि जब ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि हमने ये सीज फायर करवाई तो प्रधानमंत्री मोदी आखिर एक ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखा गया शुरू से ही इस बार जब संसद शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी बाहर आते हैं, 18 मिनट का अपना वक्तव्य देते, स्पीच देते हैं, उसके बाद से वो चले जाते हैं, ना मीडिया से कोई सवाल लेते हैं और ना उनके कोई सवालों का जवाब देते हैं, मानो मन की बात कर रहे हो। लेकिन आज जिस तरह से गोगोई ने भी, कांग्रेस जो सांसद उन्होंने घेरा, जिस तरह से अपनी वो बात रखी, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देखा गया कैसे जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी सऊदीया से वापस आए, लोगों की ये उम्मीद थी कि शायद इस बार, मणिपुर तो गए नहीं कभी, शायद इस बार वो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनसे अपना दर्द बांटेंगे, जो लोग यहाँ पे मारे गए उनके परिजनों से मिलेंगे और किसकी नाकामी रही, किसकी गलती रही, शायद कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी ली। लेकिन यहाँ पे आते हैं और सीधा वो बिहार पहुंच जाते हैं और यहाँ पे बिहार में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हैं। वहाँ पे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी शामिल हुए। तो तमाम चीज़ों को आज घेरने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से टीएमसी सांसद ये अपने लगातार बयानों से जाने जा चुके हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनकी एक अलग पहचान मानी जाती है, आज उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सीना 56 इंच का नहीं, ट्रंप के आगे 36 इंच का हो जाता है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि एक ट्वीट करके ट्रंप ये बोल दे कि ट्रंप गलत कह रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सीने की सवाल है या सीने के बारे में जिस तरह की बात करते हैं, वैसे तो उन्होंने एक मरतबा ये भी कह दिया कि वो उनकी जो पैदाइश हुई है वो हयातियाती पैदाइश नहीं है। तो बहरहाल वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे और आपने देखा कि किस तरह आरएसएस जो सरबराह है उन्होंने उनके उस नशे को उतारा। और आपने देखा कि किस तरह हालिया अरसे के दौरान आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो लोग 75 साल के हो जाते हैं और उनकी तहनीती तकरीब होती है और उन्हें शाल उड़ा दी जाती है तो समझ जाना चाहिए कि उन्हें अब अपने घर का रास्ता लेना चाहिए। 17 सितंबर 2025, अभी सिर्फ 2 माह बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हशर क्या होने वाला है? क्या वो भी आडवाणी के सफ में शामिल हो जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी के सफ में शामिल हो जाएंगे? यह एक बहुत अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि आज जिस तरह कांग्रेस और टीएमसी के अरकान ने हुकूमत को लाजवाब कर दिया, हुकूमत को शर्मसार कर दिया, हुकूमत को शर्मिंदा कर दिया। और आपको यह बताने की जरूरत है कि गौरव गोगोई ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आपने यानी हुकूमत ने किसके सामने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है, यानी सरेंडर किया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी ने उसका संसद के बाहर यानी पार्लियामेंट के बाहर जवाब दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए हैं, या नरेंद्र मोदी और सरेंडर मोदी की बात उन्होंने कही थी। तो आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार नहीं बल्कि 27 मरतबा ये कह चुके हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई और दोनों को धमकी दी तिजारत की और कहा कि अगर तुम लोग जंग जारी रखेंगे तो फिर मैं तुम्हारे से तिजारत नहीं करूंगा, यानी अमेरिका तुमसे तिजारत नहीं करेगा। तो बहरहाल अब बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं लेकिन मोदी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज राजनाथ सिंह ने यह जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन यह जवाब भी बड़ा मुबहम है। यानी आप नहीं समझ सकते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है किसी के दबाव में नहीं बल्कि मकसद के हुसूल के लिए किया गया। तो बहरहाल मकसद जो था वो फौज ने पूरा कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत ने पहले 35 अहदाफ मुकर्रर किए थे, यानी जो चुनिंदा जो आप हमले किए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर, अब 9 ठिकानों पर दहशतगर्दों के हमले करने का दावा किया गया, जबकि यह कहा गया था कि हमने 35 मुकामात पर हमले करने का तहिया कर दिया था। फिर आप 35 की जगह 9 मुकामात पर हमले क्यों किए, ये गोगोई ने सवाल किया है। और ऐसा चुपता हुआ सवाल है कि हुकूमत तलमला उठी है, उसका पास कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल अब चलते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मुसल्लह अफवाज की खिदमात की बेहतरीन मिसाल है, जिसके तहत पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यह राजनाथ सिंह का बयान है। फिर राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं किया गया, यानी वो ये तासुर देना चाहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमने यह जंगबंदी करवाई गई है तो ये गलत है। लेकिन वाज़ेह तौर पर वो नहीं कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर झूठ बोल रहे हैं, अमेरिकी सदर बकवास कर रहे हैं, अमेरिकी सदर द्रोह
कोई का सहारा ले रहे हैं और उनकी बात गलत है। ये हुकूमत हिंद कहती है, ना राजनाथ सिंह कहते हैं, ना हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह ने एक अच्छी बात कही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हमने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेरा है और सिर्फ 22 मिनट में यह ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। और उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की दरखास्त और डीजीएमओ सतह पर बातचीत के बाद ही इसे रोका गया, यानी जंग को रोका गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि आप देखेंगे कि ट्रंप ने वादे तौर पर कहा कि 5 राइफल तैयारे तबाह हुए हैं, तो आखिर वो किस मुल्क के हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया। मैं समझता हूं कि अगर वो बताते तो पता चलता। जी सर, अगर हम आज गगोई की बात करें तो इन्होंने इस सवाल ये भी खड़ा किया है कि देखा गया पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो IMF है उसने पाकिस्तान को $1 बिलियन की आर्थिक सहायता की। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि वहां पर अगर आतंकवाद बढ़ावा जा रहा है तो ये से जो पैसे उनको डोनेट होंगे और उनकी शक्ति बढ़ेगी। गगोई ने यह भी सवाल किया कि आखिर हमारी युद्ध थी किस लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा कि कुछ ऐसी मीडिया है जो कराची को फतह कर रहे थे और तमाम तरह की बातें की गई। आगे उन्होंने ये भी सवाल किया है कि ABD बैंक से पाकिस्तान को 800 मिलियन की आर्थिक सहायता मिल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे। गवर्नमेंट को उन्होंने घेरा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि किसी भी हिंदुस्तानी को आप जॉब ना दे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब पहली बार यहां पे ट्रंप आए तो गुजरात में जो झुग्गियां थी उसको छुपाने के लिए ग्रीन कपड़े लगाए गए, यहां पर गुजरात मॉडल दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब अब दूसरी बार जब वो ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति बने हैं, भारत के खिलाफ लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं कि मानो इससे सबसे ज्यादा दुश्मनी हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, एक भी ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा जिसमें यह साबित हो चुके कि हम ट्रंप के खिलाफ है। अगर हम गगोई की बात करें, रंजन गगोई की, तो उन्होंने यह भी कहा कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $40 बिलियन दिया है उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी पैसे सर पाकिस्तान में जा रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो उन संगठनों को पैसे दिए जाएंगे जिससे उनकी शक्ति बढ़ेगी, वो हथियार सप्लाई करेंगे। लेकिन इन सब सवालों के साथ अभी भी अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि इसका जवाब कब मिलता है और इसमें कितनी सच्चाई होती है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और वो खबर है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालिक। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में शरद पवार जैसे सीनियर कायदीन ने वादे तौर पर कहा है कि यह हुकूमत के इशारों पर नाच रहा है और हुकूमत के जो मकासद है, जो अज़ाइम है और नापाक इरादे हैं, उनकी तकमील में ये पूरा ताउन कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। ये अपोजिशन कहती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस बात की तरदीद की है। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी की ज़ेर क़यादत इंडिया हर हाल में इलेक्शन जीतना चाहती है और उसके लिए आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 13 करोड़ जो आबादी बिहार की है, 13 करोड़ 20 लाख या 13 करोड़ 40 लाख आबादी है, जिसमें से 90 करोड़ यानी 9 करोड़ जो हैं वो राय दहिंदगान हैं। और उसमें आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मोदी हुकूमत के हुक्म पर यह कहा जा रहा है कि पहले तो उसने कहा कि हम वोटर लिस्ट बनाएंगे, उस पर नजरसानी करेंगे, SIR स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन होता है वो करेंगे और उसके तहत तकरीबन 65 लाख से जायद जो वोटर्स हैं उनके नामों को हज़फ किया जाने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, समाअत हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। तो बहरहाल आज जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मसवदा फेहरिस्त राय दहिंदगान है उसकी इशाअत को रोकने से इनकार कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह बड़े पैमाने पर बिहार में जमहूरियत को कत्ल करने और उसका गला दबाने की कोशिशें हो रही है। लेकिन आप चूंकि बिहार की सियासत पर नजर रखते हैं उमेर, तो आप ये बताइए कि वहां अब क्या हालात हैं। देखिए, अगर हम SIR की बात करें तो शुरू से देखा गया कि जब से संसद शुरू हुआ उसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल है वो संसद के बाहर प्रदर्शन की। आज भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया, SIR के खिलाफ पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया गया और वहां पे मजबूती के साथ सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो शामिल हुए। आज अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की सर, तो आज सुनवाई थी, कल यानी मंगलवार को भी सुनवाई तय की जाएगी डेट कि अगली सुनवाई कब हो। लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें जो इलेक्शन कमीशन को SIR नहीं रोकने की जो बात की जा रही है उससे तो उनको राहत मिली है। लेकिन अगर हम विपक्षी दल की बात करें तो वो भी SIR रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यू जारी रहेगा। लेकिन इसके पीछे की जो साजिश है उसके खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है और जो इलेक्शन कमीशन है उस पर सवाल खड़ी कर रही है। लेकिन अगर हम आज ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगा है, क्योंकि इसके पहले जब सुनवाई हुई थी तो उसमें
ये कहा गया था कि आप इसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड और जो राशन कार्ड है उसको आप शामिल करो। आज सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि ये कागजात कोई फर्जी बना सकता है, गलत हो सकते हैं। तो इस पे जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने ये कहा है कि कागज जब बनाने की बात हो तो आपने जो 11 दस्तावेज दिए हैं उसमें भी कोई भी कागज फर्जी हो सकता है, फर्जी तो कोई कहीं बनाया जा सकता है। तो आप आधार कार्ड को और जो वोटर आईडी कार्ड है आप उसको शामिल करो और इनके तहत मातहत आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन कल अब इस पे तय की जाएगी कि अगली सुनवाई कब होगी। लेकिन अभी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, इससे ये साबित हो रहा है कि जिस तरह से विपक्षी दल लगातार ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि शायद इसमें ऐसे भी वोटर्स हैं जिनके नाम कट सकते हैं, तो वो अब शायद इसमें ये चीज़ें सामने आ रही है। अगर हम बिहार में वोटर आईडी की बात करें तो बिहार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर पहली जो सूची लिस्ट जो बनी है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट कटे हैं, तो आखिर जो 50 लाख लोग हैं उनके वोट किनको मिले हैं? आपने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, तो क्या जो वोटर है जो 50 लाख अगर वो बैक हो तो फिर आपकी तो सरकार चली जाएगी। अब बिहार में तो लोग ये भी दावा कर रहे हैं, जिस तरह से शुरू में जो सर्वे हो रहा था ये सूत्रों के मुताबिक ये खबर चलाई गई थी कि यहाँ पे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो क्या आप भी उन्हीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोटर से इस टाइम आप वजीर आजम बने हुए हैं, आप इस वक्त सरकार चला रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो ये बता रहे हैं कि जो 11 दस्तावेज के अलावा जो हमने कहा था कि वो फर्जी हो सकते हैं, तो कोर्ट ने ये कहा कि जो आप 11 दस्तावेज मांग रहे हैं ये भी फर्जी हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगली जो सुनवाई होगी वो कब तय की जाती है। लेकिन शुरू से विपक्ष का भी ये कहा है कि SIR हो, इस पर किसी ने रोक लगाने की मांग नहीं की है। लेकिन अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है, अब देखने वाली बात होगी आगे की क्या इस पर खरा उतरता है और कब तक इन दोनों कागजों को इसमें शामिल किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक वोटर लिस्ट के बारे में आपको बताने का सवाल है तो 21 अगस्त को आपने देखा कि वोटर लिस्ट जारी करने की जाने वाली है। तो इस तरह की जो हालात रहते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसे सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची ने जिस अंदाज में रूलिंग दी है या रिमार्क्स किए हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक ताज़ियाने इबरत भी है और इलेक्शन कमीशन को सुधर जाना चाहिए। जहाँ तक बर्थ सर्टिफिकेट का सवाल है, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि बीजेपी के जो 90% लीडर्स हैं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, वज़ीर आज़म के पास नहीं होगा। पिछले बार तो खुद सुनवाई में जो जस्टिस उन्होंने ये कहा कि आप जो 11 कागजात मांग रहे हैं अगर आप मुझसे मांगे तो मेरे पास वो कागज नहीं होंगे। तो आप समझे जो जस्टिस हैं उनके पास अगर वो 11 कागज नहीं हो सकते हैं तो उन बिहार के लोगों के पास कैसे कागज होंगे जो आए साल हर साल आग लगी हो, आग जलने, बाढ़ का शिकार हो जाते हैं, बाढ़ का शिकार, आंधी तूफान, उनके पास कहां से कागज आएंगे? बिल्कुल, मैं तो समझता हूं, मैं पूरे चैलेंज से कह सकता हूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब उनके तालीमी सलाहियतों पर या तालीमी सदाकत नामों पर सवाल उठाए थे तो उस वक्त ये कहा गया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक तो 17 सितंबर को पैदा हुए 2025 को और दूसरा उसके बाद पैदा हुए। तो यानी एक शख्स अगर 2 मरतबा पैदा होता है तो उसकी बायोलॉजिकल जो उसकी पैदाइश है वो हो सकती है। आम इंसान तो 2 मरतबा पैदा नहीं होता, एक मरतबा पैदा होता है और एक मरतबा मरता है। तो बहरहाल एक लहद से महद तक और महद से लहद तक का एक सिलसिला जारी होता है। तो मैं कहता हूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास भी कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, अमित शाह के पास भी नहीं होगा और ये लोग किसी अस्पताल में नहीं बल्कि अपने घर में पैदा होंगे, घर के किसी कोने में इनकी पैदाइश हुई होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आवाम को सताना अगर मकसद है या इख्तिदार हासिल करना है और अक़लियतों को निशाना बनाना है, दलितों को निशाना बनाना है, तो अदालतों को आगे आना होगा, इस तरह के अनासिर को रोकना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के जमहूरियत को, हिंदुस्तान के दस्तूर को, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यस, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो बीच में कई ऐसे जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने कई ऐसे कदम उठाए कि सरकार माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट को आकर बीच में खुद बात करनी पड़ी। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, आज सर राजनाथ ने संसद में खुद ऐसा बयान दिया है कि हम हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, कब हम भी विपक्ष में जा सकते हैं। तो इन तर्क को भी समझने की जरूरत है कि जो आज सत्ता में उनको ये लग रहा है कि नहीं हम सत्ता में जो चाहे वो कर सकते हैं, तो शायद आज आप हैं, कल कोई और सत्ता में आएगा तो फिर आप पे ये गांच गिर सकती है। लेकिन अभी आपने कहा जिस तरह से हम बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, बिहार में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि बिहार के अगर हम एजुकेशन रेट की बात करें वो भी काफ़ी नीचे है, तो बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ और भी कई ऐसे कागजात हैं जो कि जो आम पब्लिक है उसको गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को दिखाने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर इस देश में आप नागरिक हैं कि नहीं
वो तय करना काम गृह मंत्रालय का होता है, ना कि चुनाव आयोग का होता है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रही है, इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और इसका मिसाल इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दरमियान आप लाखों मतदाताओं को जोड़ देते हैं, और बिहार में इलेक्शन से पहले ठीक आप मतदाताओं को जोड़ने से पहले उनको आप काट रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मतदाता को जोड़े, वोटर्स जो है उनको जोड़े, न कि आप उनको काटे। तो आज जिस तरह से पूरी दिन सुनवाई हुई, उससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को थोड़ी फटकार लगाई है, लेकिन अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना उन पर पड़ता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, आपको अंदाज़ा कीजिए कि ये समझ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस ने कहा है कि तकब्बुर कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बीजेपी का जो इख्तिदार है, नरेंद्र मोदी का जो इख्तिदार है, जो ये लोग हैं, वो दरअसल कांग्रेस की गलतियों का नतीजा है। अगर कांग्रेस 2002 के गुजरात फसादात के दौरान ही और मुसलमानों के कत्लेआम के दौरान ही, अगर उसके बाद जो हालात हुए थे, कांग्रेस इख्तिदार में थी, अगर ठोस इक़दाम करती तो फिर इनमें हिम्मत नहीं होती थी कि वह इख्तिदार की तरफ आगे बढ़े। आज ये लोग कहीं और होते, इख्तिदार पर बैठे नहीं होते, ऐवानों में नजर नहीं आते। तो बहरहाल गलती तो सबसे होती है। बहरहाल इस गलती का खुमियाजा सारे मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि तकरीबन 14 साल से, ये सब 11 साल से ये जो हालात बने हैं या जो गलतियों का खुमियाजा है, वो अवाम भुगत रहे हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि आलमी सतह पर जो हमारा इमेज था, फलस्तीनी काज के हम हामी थे, और हम इंसाफ चाहते थे, हम इंसानियत के तरफदार थे। लेकिन आज देखेंगे हमारी हुकूमत जो है, यानी मोदी हुकूमत इसराइल की खुलेआम तायद कर रही है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या किसी और आलमी प्लेटफॉर्म्स हो। अगर किसी इसराइल के खिलाफ वोटिंग होती है तो मोदी हुकूमत उससे गैर हाजिर रहती है। तो गैर हाजिर रहने का मतलब यही होता है, अब्सेंट रहने का मतलब यही होता है कि वो इसराइल की तायद कर रही है। लेकिन याद रखो, आप अरब ममालिक में जाते हैं, सरमायाकारी हासिल करते हैं, वहां से सरमाया हासिल करते हैं, वहां के आला तरीन एजाजात हासिल करते हैं, और फिर इसराइल की गोद में जाकर बैठते हैं। यह सोचने वाली बात है और यह समझने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक एक ऐसी मां से है जिसके बारे में उसने मां का तस्वुर ही बदल कर रख दिया है। मां के बारे में कहा जाता है कि जो मां होती है, वो आप अंदाजा कीजिए कि बच्चे रोते हैं तो वो सोती नहीं, बारिश होती है या धूप आती है या फिर मौसम बदलता है तो हर मौसम का मुकाबला खुद आगे बढ़ के करती है, अपने बच्चों को गर्म बिस्तर पर सुलाती है, अपने बच्चों को आप देखेंगे कि बारिश से बचाती है, तूफानों से बचाती है, हवादिस से, जमाना से बचाती है, और अपनी जिंदगी का नजराना अपने बच्चों के लिए छोड़ देती है। तो बहरहाल हम आज ऐसी मां की बात बता रहे हैं आपको, जिसने अपने 2 साल, सिर्फ 2 साल की उम्र के नूरे नजर को, लख्त जिगर को आप देखेंगे कि एक बस स्टैंड पर छोड़ती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रवाना हो जाती है, फरार हो जाती है। यह वाकया हैदराबाद से कुछ दूर नलगुंडे में पेश आया। हैदराबाद से खातून का ताल्लुक है। यह खातून जा रही थी अपने इंस्टाग्राम दोस्त से मिलने के लिए। उसने अपने 2 साल बेटे को लिया, नलगुंडा बस स्टैंड पर पहुंचा और नलगुंडा बस स्टैंड पर इधर उधर देखकर उसने वो 2 साल बच्चे को छोड़ दिया और अपने इंस्टाग्राम का जो फ्रेंड है उसके साथ मोटरसाइकिल पर फरार हो गई। पुलिस और वहां का स्टाफ, वहां के लोग परेशान हो गए। बच्चा दारो खतार रो रहा था, लेकिन सीसीटीवी के जरिए उस खातून का और उसके आशिक का पता चला लिया गया और फिर पुलिस ने उस बच्चे को उसके बाप के हवाले कर दिया। तो आप अंदाजा कीजिए, ये एक बात होती है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि राजस्थान, जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, एक स्कूल की इमारत गिर जाती है, 7 बच्चे अपनी जिंदगियों से महरूम होते हैं, जिसमें एक भाई और एक बहन भी शामिल है। और उनकी मां कहती है कि काश खुदा मुझे बुला लेता और इन बच्चों को जिंदगी देता। तो देखें आप, माँ में कितना फर्क होता है। जिस अगर हम आज की घटना की बात करें जो कि हैदराबाद में जो तेलंगाना की है, कि देखा गया कैसे वो माँ आती है, बच्चे को अपने जो बस स्टैंड है वहां पर रखती है, फिर उस लड़के के साथ भागती है जो कि इंस्टाग्राम पे उससे मोहब्बत होती है, जो भी हम कह लें। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने की अगर हम बात करें तो उसका लोग गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपने माँ की ममता की बात की, आप सोचिए कि अगर वो जिस तरह से उस बस स्टैंड पर रखी है, वहाँ पे कैमरा है, वहाँ पे लोग हैं, बच्चा जो है वो चल भी रहा है, अगर वो माँ किसी ऐसे आसपास बस स्टैंड पर रखती है, वहाँ ना कोई कैमरा होता, हाईवे पे होता, तो बच्चा तो शायद किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता। लेकिन आप समझे कैसे सोशल मीडिया पे उस अनजान व्यक्ति के साथ जाने के लिए लोग ऐसे मतलब उनकी दिली ख्वाहिश हो रही है कि अपनी जो ममता है उसको मार दे रहे हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि जो इंसान अपने बच्चे का नहीं हो सकता, वो इंसान उसका क्या होगा जिसके साथ वो ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़कर उसके साथ इतनी बड़ी गलत कदम उठा रही है और उसके साथ भागने को तैयार है।
बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की माएँ जो हैं उससे कहा जाता है कि अल्लाह ही बचाए। बहरहाल इस तरह के वाक़यात बहुत ही दर्दनाक वाक़यात हैं और हमारे माशरे में जो सोशल मीडिया की बुराइयाँ फैल रही हैं, या आप देखेंगे कि व्हाट्सअप हो या फिर आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन हो, जिस तरह ये तबाही व बर्बादी ला रहा है, हालांकि इसमें अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं। ऐसे में बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों पर नज़र रखना चाहिए और ये तरबियत का भी बहुत ज़्यादा यानी असर रखता है। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं और उन मज़लूमीन को याद किए बगैर हम अपना प्रोग्राम ख़त्म भी नहीं कर सकते। हम बात करते हैं इसराइल की दरिंदगी की, उसकी शैतानियत की और उसके फ़लस्तीनियों की, उसके हाथों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की, नस्ल कुशी की, नस्ली ततहीर की। और आपको ये बता दूं कि इसराइल का जो जुल्म है अब भी जारी है और इस सिलसिले में बाराक हुसैन ओबामा साबिक़ अमरीकी सदर हैं, उन्होंने भी खुलकर कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बता दें कि आजकल हिंदुस्तान भर में नौजवान हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। ये वाक़या उप्पल स्टेडियम में, हैदराबाद से कुछ दूर उप्पल स्टेडियम में पेश आया। वहाँ के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए एक नौजवान यानी गिर गया और उसके बाद तो उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया। तो बहरहाल नाज़रीन, ये गुंडला राकेश की हम बात कर रहे हैं, नाम उस नौजवान का बताया गया है और उसके साथी खिलाड़ियों ने और दीगर अफराद ने उसे फौरी करीबी अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी उमेर शाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।